हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS फेज 1 ओपन कर दिया है एंड इसको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फिल करना है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। प्रॉपरली आपको बताऊंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है उसमें अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं एंड कैसे आपको अपना प्रॉपरली फॉर्म फिल करना है, एक एक स्टेप मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी बहुत अच्छे से। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है एंड आप अपना फॉर्म खुद से अच्छे से फिल कर सकते हैं। तो प्रॉपरली पहले इसको देख लेना, फिर अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS फेज 1 कैसे फिल करना है। सबसे पहले ये समझ लो कि पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके लिए फेज 1 ओपन किया है। यहाँ पे अप्लाइंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब इस फॉर्म को फिल करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड फेज में क्या होगा, फिर आप प्रेफरेंस फिल करने को मिलेगी आपको एंड थर्ड फेज में क्या होगा, आपको सीट एलोकेशन होगी। ठीक है, तो जब जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन करेंगे एडमिशन का फॉर्म, तो आपको फर्स्ट पेज कुछ ऐसा आपको फर्स्ट पेज मिलेगा एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको प्रॉपरली अब स्टार्ट करना है फॉर्म फिल करना। यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है आपको बताना चाहता है। इस पेज पे आपको CUT का अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, करेक्ट आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के डालने के बाद यहाँ पे आप टिक कर देंगे कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको OTP आएगी, आपका जो भी फोन नंबर या ईमेल आईडी होगी वहां से आपको OTP लेनी है। यहाँ पे ईमेल पे और या फोन पे जो OTP आएगी यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपको 6 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से अपना जो न्यू पासवर्ड है वो लगाना है। न्यू पासवर्ड सेट करेंगे आप, उसको न्यू पासवर्ड को दोबारा से री एंटर करेंगे, मतलब दोबारा से लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना, अगर आपको OTP आ गई है तो यहाँ पे आपने फिल कर लिया, तो यहाँ पे आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आप OTP यहाँ पे नहीं आई है आपकी तो रीसेंड OTP करेंगे, मतलब आपको फिर दोबारा से आपके फोन पे OTP आएगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे OTP डाल दी, क्लिक कर दी, तो आपको सबमिट OTP पे करना है। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास न्यू पेज ये वाला दोबारा से खुल जाएगा एंड यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दोबारा से अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है। यहाँ पे जो आपने न्यू पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वो आपको फिल करना है एंड यहाँ पे फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इंस्ट्रक्शन का पेज होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसको पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया जाएगा कि आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पेरेंट्स नेम सब करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। एंड ये बोल रहे हैं कि OBC का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपके पास NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 31 मार्च के बाद वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पहले सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। जिस अथॉरिटी से हम चाहते हैं उसी अथॉरिटी से इशू हुआ होना चाहिए। अगर आप PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो किस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, प्रॉपरली ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो वो पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पढ़ेंगे आप सबमिट पे, जैसे ही यहाँ पे टिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा एंड यहीं से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सबसे फर्स्ट आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको ये फॉर्म पूरे 7 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, सेकंड स्टेप में आपको एकेडमिक डिटेल डालनी है, थर्ड स्टेप में अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो आपको स्पोर्ट कोटा की डिटेल डालनी पड़ेगी। ECA कोटा से हैं, ECA से हैं तो आपको ECA की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी एंड ये सबको ही फिल करना है। चाहे आप किसी कैटेगरी से आते हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। प्रीव्यू मतलब जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको एक बार फॉर्म दिखाया जाएगा कि आपने सब कुछ सही फिल किया है या नहीं फिल किया है। ठीक है, फाइनल सबमिशन जहाँ पे आप फी पेमेंट करेंगे एंड फाइनल आपका सबमिशन हो जाएगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ आपका 7 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आ गए। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से यहाँ आएंगे आपका फर्स्ट स्टेप आपको दिख जाएगा जो कि पर्सनल डिटेल होगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। सबसे पहले आपको फुल कैंडिडेट नेम लिखना है, अपना प्रॉपर जो आपका आधार कार्ड में होगा, जो आपने CUT के फॉर्म में लिखा है वही नेम आपको फिल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट जेंडर फिल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जेंडर लिखा आ जाएगा, मेल फीमेल, वो आपको करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्लिक करके अच्छे से फिल कर देनी है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया,
यस कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बताना है कि आपके पास कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी बताना है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिजर्व बताना है। मैं अभी ये बताऊंगी आपको कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपसे कौन कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, अगर आप एससी से आते हैं तो आपसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांगी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं आप तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी, मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। फिर आपको इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टू माइनॉरिटी कॉलेज अगर आप करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, नहीं है आपके पास, आप एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट अपनी परफेक्ट ईमेल आईडी करनी है जो आपकी अभी लाइक वर्क कर रही हो, क्योंकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजेगा आपकी यही ईमेल आईडी पे भेजेगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। एंड यहाँ पे फिर इसके बाद आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी दूसरी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो फोन नंबर होगा आपको वो डालना ही डालना है, अल्टरनेट फोन नंबर भी आपको डालना है, आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी डोमिसाइल से आप आते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिस डोमिसाइल से आते हैं आपको वो फिल कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आप कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी जब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी थी। अब मान लो अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट की, अनरिजर्व कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसे। अगर आप ओबीसी एनसीएल पे क्लिक करेंगे, ओबीसी कैटेगरी से क्लिक करेंगे, अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये। फॉर एग्जांपल स्टेट नेम बताओ कि कहाँ से आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है किस स्टेट का है, एंड लाइक सेंट्रल लेवल का होता है बट उस पे स्टेट का नेम लिखा होता है, जैसे कि यूपी लिखा होगा उस पे, अगर आप यूपी से हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे आपको जैसे ही आप कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी सिलेक्ट करने को आएगा, मतलब आप जैसे मॉडर्न है जो भी आप होंगे आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे कम्युनिटी के ऑप्शन होंगे, आपको अपना सर्च करके जो आपके सर्टिफिकेट में है वो प्रॉपरली आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आपको इशूड कब इशू हुई है, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो प्रॉपरली आपको बताना है, ठीक है। फिर किसने अथॉरिटी ने किसने इशूड किया है आपका सर्टिफिकेट, तहसीलदार ने इशू किया है, एसडीएम ने इशू किया है, डीएम ने इशू किया है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताना है। फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपका वहीं पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट में नंबर प्रॉपरली मेंशन होता है, वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आई होप अगर आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, एंड ओबीसी सर्टिफिकेट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखकर यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। करेक्ट फिल करना, कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके पास, ईडब्ल्यूएस से आएगा तो उससे कुछ ये वाली इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपसे मांगेंगे कि सर्टिफिकेट इशू डेट बताओ कि कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपका, कौन सी अथॉरिटी ने किया है आपका सर्टिफिकेट, एंड आपके सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, तो प्रॉपरली उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांग ली जाएंगी। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट सेक्शन कर रहे थे पर्सनल डिटेल, उसमें आपका इतना जो सेक्शन होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कुछ फैमिली डिटेल्स डालने को आएंगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको फैमिली डिटेल वाले सेक्शन में आ जाना है। फैमिली डिटेल में सबसे पहले आपसे एनुअल इनकम मांगेगा कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर बिलो 4 lakhs है, बिटवीन 4 lakhs है, तो अपने अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट होगी आपके पास, या इनकम जो फैमिली की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आपको देख लेना है कि आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो यस करेंगे, नॉट एप्लीकेबल हैं तो नो करेंगे, ठीक है। पेरेंट सिंगल, यहाँ पे इज योर पेरेंट सिंगल, तो अगर आप नॉट एप्लीकेबल हैं तो नॉट एप्लीकेबल ही करेंगे। ऑर्फन है आप तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। यहीं पे मदर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका होम मेकर या जो भी आपकी मदर करती है ऑक्यूपेशन वो आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मदर ऑफिस एड्रेस अगर यस है तो यहाँ पे कर देना है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको मदर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर की डिटेल डालनी है, फादर ये पेरेंट्स का नेम डालना है, आपको फादर का नेम डालना है। फादर के नेम में यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन डालेंगे आप। फिर आपका लाइक अगर आपका जो गार्जियन है या फादर है, आपका जहाँ पे उनका ऑफिस एड्रेस है वो आप डालेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने फादर का जो फोन नंबर है वो डालेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल में कंप्लीट करनी है। फैमिली डिटेल के बाद आपके पास आता है वार्ड कोटा वाली डिटेल। वार्ड कोटा वाली डिटेल में आपको अगर आपके पास वार्ड कोटा के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। फिर आता है दूसरा अदर कैटेगरी कोटा, इसको भी आपको करना है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ, इसमें अगर सीडब्ल्यू से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। वैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर या स्पेशल लाइक स्कॉलरशिप स्कीम से हैं, वो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो
प्रॉपरली नॉट एप्लीकेबल कर देना। यहाँ पे ऐसे ही आपको सिक्किम की गवर्नमेंट का लाइक स्टूडेंट है, वहां से नॉमिनेटेड है, तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ मांगे आपकी, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ यूज करने वाले हैं, तो उसी को पे क्लिक करके आपको उसी को कर देना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास होगा वो आप कर देना, ठीक है। यहाँ पे अदर डिटेल मांगेगी, यहाँ पे आपको इथेनिसिटी करनी है। अगर आप यहाँ पे यस हैं तो जो भी यहाँ पे होगा उसको आपको सिलेक्ट करके कर देना है। और यहाँ पे आपसे करंट लाइक पूछेंगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं या नहीं है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, नो कर देना है, ठीक है आपको। फिर इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे और मांगेगा, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी तक हमने किया कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। फिर इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि अगर आप बीएफए में बीएफए को करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो नो करेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपसे बीए ऑनर्स म्यूजिक, ये एक अलग कोर्सेज के लिए इनसे स्टूडेंट से हाँ या ना में पूछा जाता है पहले फॉर्म में, तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप बीए ऑनर्स म्यूजिक में करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और एंड स्पोर्ट में करना चाहते हैं अप्लाई तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल नो कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आप पूरा प्रॉपर करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ये करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको एड्रेस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा प्रॉपर, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस होगा। पहले आप लाइक ब्रॉडली डालेंगे जो भी आपका एड्रेस है, फिर आपको डिटेल एड्रेस डालना है। ये एड्रेस आप आधार कार्ड से देख कर डाल सकते हैं, पर एड्रेस करेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। जो आपने सीयूटी के फॉर्म में डाला था वही एड्रेस आप यूज करना, ठीक है। यहाँ पे सेम एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर देना है, जो एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ कर देंगे, वही अपने आप ही कॉपी हो जाएगा वैसे। फिर कंट्री का नेम लिखेंगे, इंडिया, स्टेट का नेम लिखेंगे, कहाँ से आते हैं, सिटी में कहाँ से आते हैं, सिटी का पिन कोड, जैसे कि किसी कोई दिल्ली में है तो 11094 में है, कहाँ पे है, तो वो प्रॉपरली बता देगा। वही सेम चीजें यहाँ पे भी लिख देंगे। जब आप इतना डिटेल कर देंगे फिर आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा, जैसे कि आप सब कुछ कर देंगे, आपने सारी डिटेल कर दी, वार्ड कोटा कर दी, अदर कैटेगरी भी कर दी, आपने ये भी कर दिया, इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर दी, एंड यहाँ पे आपने एड्रेस भी डाल दिया। उसके बाद सिर्फ आपसे ये बैंक डिटेल मांगेगा। बैंक डिटेल में क्या करना है आपको, ये बैंक डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको सीट दे दी, बट ऐसा हुआ कि आप पैसे आपने दे दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज को जो आपको सीट एलोकेट हुई, बट कुछ ऐसे लाइक आपका डॉक्यूमेंट खराब हो गया, बाद में आपका डॉक्यूमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा देखा कि ये रॉन्ग है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा एंड आपको रिफंड करेगा, वो आपको फीस बाद में आपकी दे देगा। तो जो आप यहाँ पे बैंक नेम ऑफ द बैंक डालेंगे एंड कंफर्म अकाउंट नंबर जो आप डालेंगे, अकाउंट का प्रॉपर जो नंबर आप डालेंगे, अकाउंट होल्डर डालेंगे, इसी जो बैंक की डिटेल डालेंगे, यहीं पे आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा, पैसा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डालना है, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है आपको, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा कर देंगे आप यहाँ पे, एंड बैंक नेम ऑफ द बैंक लिखेंगे, पंजाब है जो भी आपकी बैंक होगी, ठीक है। यहाँ IFSC कोड डालेंगे, पासबुक होती है वहां से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको बैंक की पासबुक का यूज कर लेना है। फिर ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएगा कि आपने जो अभी भी पर्सनल डिटेल का सब कुछ फिल किया है, ये आपने अच्छे से फिल किया है, आपको देखने को मिल जाएगा कि मैंने जो जो फिल किया है वो ये है, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपर देखने को एक साथ ही मिल जाएगा जो आपने अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली चेक करने को मिलेगा कि आपने जो जो डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है क्योंकि ये बाद में आप चेक नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका कुछ एडिट करना है, आपको ऐसा यहाँ पे आपने पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ा एंड आपको ऐसा लगा कि मैंने मदर ऑक्यूपेशन गलत लिख दिया, तो आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है, एंड एडिट पे जाके आप दोबारा फॉर्म पे आ जाएंगे, दोबारा आपको चेंज कर सकते हैं आप मदर का ऑक्यूपेशन, या मोबाइल नंबर रॉन्ग हो गया तो वो आप करेक्ट कर देना। एंड यहाँ पे प्रीवियस पे जाना है तो भी आप पीछे जा सकते हैं, एंड अगर आपका सब कुछ करेक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट की है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास दूसरा फ्रेज पे आ जाएंगे आप। दूसरा फ्रेज क्या था, सबसे पहले हमने देखो पर्सनल डिटेल हमने वाला अब सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब हमारे पास एकेडमिक वाला आ गया, जो सेकंड स्टेप है हम वहां पे आ गए। एकेडमिक वाली सारी इन्फॉर्मेशन अब हमें फिल करनी है। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना एकेडमिक वाली। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करना चाहता है स्टूडेंट, वो क्लास 12 पास होना चाहिए, ठीक है। और भी सारी इन्फॉर्मेशन इसने बोली है कि ये आपको पढ़ लेना है, यहाँ पे आप प्रॉपर पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे
फिर सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपने क्लास 10th की जो परसेंटेज है प्रॉपरली वो बताओ। आपकी परसेंटेज है वो आपको जिस डेसिमल में ये इस तरीके से इस डेसिमल में देना है आपको, जैसे आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे कि हमारी परसेंटेज होती है 99.99, ये पॉइंट के बाद की परसेंटेज लिखना प्रॉपरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि 2 डेसिमल प्लेस में हमें चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पे ये क्लास 12th की जो एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं वो आपसे मांगेंगे। क्या क्या एग्जामिनेशन डिटेल्स क्लास 12th की मांगेंगे वो देखो। सबसे पहले आपसे पूछेगा ये कि आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड से, जो भी बोर्ड से आप आते हैं प्रॉपर यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे बोर्ड के नेम आ जाएंगे, आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड से है जो भी। रिजल्ट स्टेटस करना है यहाँ पे आपको रिजल्ट स्टेटस मिलेगा कि आप पास हैं, फेल हैं, या आपने लाइक अपना अपग्रेड के लिए डाल रखा है, डिवैल्यूएशन के लिए डाल रखा है, तो वहां पे वैसे ही आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको बोर्ड का रोल नंबर डालना है, जो भी आपकी मार्कशीट होगी वहां पे होगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डालना है कि आप किस ईयर में पास हुए हैं क्लास 12th में, ठीक है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल डालनी है, नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड आपको यहाँ पे डालना है कि प्रॉपर आपके स्कूल का क्या नेम है, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कैसा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। स्कूल की लोकेशन डाल देनी है, मीडियम ऑफ स्टडी डाल देने, हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम थे आप, एंड हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक आपने पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। रजिस्टर में जाएंगे ना तब भी आपको ये काम आता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पे अगर सारी फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जैसे ही आप पूरा कर देंगे कि आप सेंट्रल बोर्ड है, कहाँ से आप पास हैं, बोर्ड का रोल नंबर सब डाल देंगे, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन आएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। यहाँ पे आपको पूरी मार्कशीट जो होती है आपकी, वो आपको क्लास 12th की जो मार्कशीट है प्रॉपरली वो फिल करनी होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्लास 12th के मार्क्स अच्छे से फिल करने होते हैं। कैसे फिल करने होते हैं मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आपने आपका लैंग्वेज, यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया कि आप किस सब्जेक्ट का फर्स्ट डालना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे हिंदी किया या इंग्लिश लैंग्वेज किया, तो यहाँ पे आपको आपने हिंदी फॉर एग्जांपल आपने हिंदी कर लिया, ठीक है। तो हिंदी के बाद आपने उसमें मैक्सिमम थ्योरी में आपके मार्क्स कितने थे, मतलब आपके मैक्सिमम कितने में से मार्क्स मिले थे, आपको 100 में से मार्क्स मिले थे, 70 में से मार्क्स मिले थे, तो कितने में से मिले थे वो यहाँ पे आपको लिखना है। कितने मिले थे आपको, कितने आपने ऑब्टेन किए मार्क्स, थ्योरी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, थ्योरी में आपने ऑब्टेन कितने किए, मतलब आपको मिले कितने, प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का था वो लिखना है। अगर 0 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 0 लिखना है, 0 ऑब्टेन किए, 0 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो 0 ही ऑब्टेन होगी। अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल था तो यहाँ पे उसमें से कितने आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले वो दिखना है। फिर आपको टोटल मैक्सिमम यहाँ पे आपका मार्क्स आ जाएगा एंड टोटल यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स खुद आ जाएगा, ठीक है। आपका सब कुछ करेक्ट है ये जानने के लिए आपको यहाँ पे आपका जो लास्ट में डिजिट होगा ना वो आपकी मार्कशीट से मैच कर रहा होगा। देख लेना सारे सब्जेक्ट में मार्कशीट से मैच करना चाहिए प्रॉपरली, जैसे इन्फॉर्मेशन मार्कशीट से यहाँ पे मांगेगा वैसे ही आपको देनी है। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे हिंदी लिखा या इंग्लिश लिखा, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश में मेरा 100 मार्क्स का पेपर था, मेरा 68 मार्क्स उसमें आए हैं। यहाँ पे मेरा जो लाइक प्रैक्टिकल था वो 0 मार्क्स का था, इसलिए मैंने 0 ऑब्टेन किए, मतलब टोटल मेरा कितने 100 नंबर का पेपर है और 100 में से क्योंकि प्रैक्टिकल जुड़े नहीं है तो मेरे 100 में से कितने आया है 68 आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेपर को 80 नंबर का कर देती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने केमिस्ट्री किया, पेपर को मैंने 70 नंबर का कर दिया, मुझे 55 मिले इसमें से, एंड प्रैक्टिकल मेरा 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स में से मुझे 29 मिले, ठीक है। फिर मेरा मतलब टोटल मुझे मेरा कितना हुआ फिर 100 हुआ, बट मुझे मेरा फिर जो फाइनल बना वो कितना बना इस केमिस्ट्री में 84 मिला। मतलब जैसी आपकी मार्कशीट प्रॉपर प्रिपेयर होती है वैसे ही आपको करना है, इसको गलत मत कर देना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। टाई ब्रेकिंग रूल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एडिशनल डिटेल डालनी है, नेम ऑफ द लास्ट अटेंडेड, ये सब यहाँ पे स्कूल टाइप वगैरह ये सब जो आपने बीच में डाली थी वो सारी यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे फिल करनी है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्ली फिल किया हुआ आ जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको ऐसे आपकी प्रॉपर्ली मार्कशीट दिख जाएगी जो आपने बनाई होगी, वहां पे वो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी। फिर इसके बाद अगर आपने ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार मेरा ये वाला स्कोर मैंने गलत लिख दिया, ये वाला स्कोर मेरा गलत हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो वापस आप एडिट पे जाके वापस इसको एडिट कर सकते हैं, प्रीवियस पे जाके आप दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे करोगे तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाओगे, नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाओगे तो हमने पर्सनल कर लिया था, एकेडमिक भी कर लिया था, अब हम आ गए स्पोर्ट पे, ठीक है। स्पोर्ट पे अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो आपको इस पे ग्रीन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप ईसीए पे जा सकते हो आगे।
अपलोड्स पे जा सकते हो आगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है स्पोर्ट्स से है तो वो स्पोर्ट्स पे क्लिक करेगा, अगर आप स्पोर्ट्स पे नहीं है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स पे हैं तो ग्रीन पे क्लिक करना है आपको, जैसे ही आप ग्रीन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला आ जाएगा कि आप स्पोर्ट्स से हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पे करना यस, अगर नहीं है तो नो करके फिर यहाँ सबमिट कर देना कि हम नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है यस किया तो उसने, तो अगर जैसे ही आप यस करेंगे आपसे गेम का नेम पूछने लग जाएगा कि कौन से स्पोर्ट में आओ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्रिकेट कर दिया कि वो क्रिकेट से है, तो क्रिकेट के बारे में उसे जितनी डिटेल होंगी सब देनी होंगी कि उसका सर्टिफिकेट डेट क्या है एंड कंपटीशन नेम बताना है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, फिर यहाँ से उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका 1 मई 2023 टू 30 अप्रैल 2026 तक का है, पूरा प्रॉपर वही होना चाहिए जो आपसे 7th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप अगर स्पोर्ट्स कोटा में फिल कर रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के तभी फिल करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे आप स्पोर्ट कोटा पे जाएंगे सबमिट कर देंगे, बाद हम आ गए ईसीए पे, ठीक है। स्पोर्ट के बाद हम ईसी पे आ गए। ईसीए का अगर आपको ईसीए पे है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आप सबमिट करके आगे अपलोड पे जा सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है ईसीए से, तो ईसीए से है तो यस करेगा, तो यहाँ पे उसका ईसीए कैटेगरी मांगेगा। ये नोट्स पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कौन सी है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिससे भी हैं आप वो आपको करना है। फिर आपको सब कैटेगरी डालनी है कि कौन सी है, जैसे एनसीसी डाल दी, यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। सिलेक्ट एक्टिविटी, आपको सारी जिस एक्टिविटी में आए हैं आप उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपलोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आप अपलोड पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं है ईसीए से तो उसे ऐसे करना है, इस पे ईसीए पे जाना है, नो करना है, नो के बाद सबमिट करना है एंड जैसे ही आप नो के बाद सबमिट करोगे आपके पास दूसरा सेक्शन आएगा जो कि अपलोड्स का होगा। देखो अभी हमने पर्सनल कर लिया, एकेडमिक कर लिया, स्पोर्ट्स से कोई है तो वो स्पोर्ट करेगा, ईसीए से कोई है तो ईसीए करेगा, ईसीए से नहीं है इन दोनों में नो किया तो सीधे अपलोड्स पे आ जाएगा। अब हम अपलोड्स पे ही आ गए गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अपलोड्स, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर आपने मिस्टेक की डॉक्यूमेंट अपलोड करने में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना 100% तय है, ठीक है। तो ये मत कर देना गलत, ठीक है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास सीयूटी वाला है उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरा भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेंट्स फोटो है पासपोर्ट साइज ऑनली होना चाहिए, पासपोर्ट साइज से बड़ा छोटा नहीं हो। साइज यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है गाइस, कि यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मांग रहा है कि जो मेन फाइल साइज होना चाहिए वो 30 KB में होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB का हो, ठीक है। एक्सेप्टेड फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास लाइक आपकी जो गैलरी होगी वो खुल जाएगी, या आपका जो लाइक जहाँ पे आप फाइल में फोटो रखते हैं वो खुल जाएगा। वहीं से आपको क्लिक करके यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा आपका। जैसे ही फोटो अपलोड हो जाए यहाँ पे आप व्यू फाइल में जाके चेक कर लेना कि अपलोड हो गया है या नहीं हो गया है, ठीक है। चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर में भी यहाँ पे ये देख लेना सिग्नेचर का ये साइज कौन सा पूछ रहा है, ये 100 KB ही सिग्नेचर का साइज मांग रहा है, और जो फाइल साइज चाहिए इसको 30 KB में चाहिए एंड फॉर्मेट भी इसने बता दिया किस फॉर्मेट में इसको सिग्नेचर चाहिए। एक रफ पेज पे सिग्नेचर करना है, उसका फोटो क्लिक करना है, डॉक स्कैनर या जो भी आपको अच्छा लगता हो कि जिसमें आपको ये साइज मिल जाएगा वहां से आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो एंड सिग्नेचर इजीली अपलोड करेंगे। फिर यहाँ 10th की जो मार्कशीट है यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जैसे कि क्लास 10th की मार्कशीट ये 100 KB में मैक्सिमम फाइल 500 KB में मांग रहे हैं, तो और जेपीईजी पीएनजी फॉर्म में मांग रहे हैं, तो उसी फॉर्म में आपको फाइल मतलब आपका जो मार्कशीट है वो देनी है। पहले ही आपको मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट की फोटो खींच के करना है, ठीक है गाइज। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे जाके जैसे ही करेंगे आपके पास जो फाइल वाला ऑप्शन होगा वो आपके फोन में या टैब में या कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा, वहीं से आपको अपलोड कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे व्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख लेना। एंड यहाँ पे जैसे ही आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, एंड यहाँ पे जो दो बार 10th है ये क्या है, देखो जैसे कि कोई यूपी बोर्ड से होता है तो उसे दो चीजें मिलती हैं, एक होता है एक उसे सर्टिफिकेट मिलता है और एक उसे मार्कशीट मिलती है साथ में। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईसीएससी बोर्ड से होते हैं, उन्हें एक ही चीज मिलती है, उन्हें सिर्फ मार्कशीट ही मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे दोनों चीज मांग रहे हैं तो क्लास 10th का आप दोनों में मार्कशीट फिल कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट वाले में भी मार्कशीट फिल कर देना और आप जो 10th की मार्कशीट वाला ऑप्शन है उसमें भी मार्कशीट फिल कर देना। आपसे क्लास 12th की मार्कशीट मांगेगा, क्लास 12th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल देनी है। अभी अगर आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट आप स्कूल से नहीं लेके आए हैं तो
पूरा पहले पता कर लेना कि आपको कब मिलेगी क्लास 12 की मार्कशीट, तभी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी वेट कर लेना है, इतनी जल्दी नहीं करनी फॉर्म फिल करने में। अगर अभी नहीं मिलेगी आपको, बाई चांस मिली ही नहीं आपको क्लास 12 की मार्कशीट ओरिजिनल वाली, तो डीजी लॉकर वाली आप चला सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। बट फॉर्मेट और जो फाइल का वो होना चाहिए साइज, वो अच्छे से रखना। फिर यहाँ पे अपलोड स्कैनर कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने जैसे कि वहाँ पे आपने SC ST OBC कैटेगरी चूज किया था, तो जिस कैटेगरी से आपने चूज किया है, जो कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप हैं, अनरिजर्व होंगे, तो आपसे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप SC ST OBC EWS या जिस भी कैटेगरी से हैं आप, तब आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मांगता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको अपलोड्स वाले में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, इनको व्यू करके एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल हो जाएगी आपके, जैसे ही आप कर देंगे, तो यहाँ पे आप प्रीवियस पे जाके दोबारा से, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से कुछ गड़बड़ है, जाना है, देखना है, तो आप वापस जा सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू लेटर में भी आप करके सेव कर सकते हैं, एंड बाद में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो मतलब दूसरे पे आप आ जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले स्टेप पे। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, इसका प्रीव्यू है। मतलब आपको सारे अब जो भी आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉर्म फिल किया है, अब आपको एक बार देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपने फिल की है। उसको आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके आप रख लेना, ताकि आप देख सकें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। बाद में भी चेक करते रहना इसको। तो प्रीव्यू करेंगे, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारा पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो अब तक आपने फिल किया है। फिर फाइनल सबमिशन पे करेंगे, तो आपसे जो आपकी 250 आपसे फी होगी, वो आपसे ले ली जाएगी। एंड आपको जैसे आप मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड किया आपने, यहाँ पे 7th जो स्टेप होगा लास्ट, आपको फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट करके आपके पास ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आपका सक्सेसफुल दिखाएगा कि आपने सक्सेसफुल किया है। अभी क्योंकि स्टूडेंट का फिल तो किया है, बट इसका अपलोड पेंडिंग कर दिया है हमने, एंड इसकी अभी फी पेमेंट नहीं की है गाइस। तो जैसे ही हम करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू करके, मतलब अगर कहीं पे छोड़ोगे आप, तो वहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन का आ जाएगा। तो जैसे ही आप अपलोड्स कर देंगे, कंप्लीट फी पेमेंट कर देंगे, आपका जो पूरा होगा कंप्लीट हो जाएगा आपका जो एप्लीकेशन CSAS दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1। तो ये पूरा सक्सेसफुली होगा। बस इसमें मिस्टेक मत करना, बहुत अच्छे से फिल करना है इसको। एंड जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 ओपन होगा, तब मैं आपको कैसे प्रेफरेंस फिल करनी है, कैसे प्रेफरेंस फिल की जाती है, सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डिटेल आपको बताऊंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सारे ही स्टूडेंट के पास डिटेल्ड में फॉर्म कैसे फिल करना है ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।